अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है भी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीज़ा वाला भाई आज आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आया ना, वो आपके भाई के दिल पे लगा है। क्योंकि एक कमेंट आया मेरी वीडियो के ऊपर जिसके अंदर उन्होंने मुझे बोला कि भाई ये कब बताओगे कि लक्ज़मबर्ग के अंदर कितनी उम्र के लोग जॉब कर सकते हैं, कितनी सैलरी होती है, क्या बेनिफिट मिलते हैं? अगर इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? टैक्स कितना लेते हैं वो लोग? क्या फैसिलिटीज़ हमें मिलती हैं वहाँ पे? उसके अलावा एम्प्लॉयर क्या फैसिलिटीज़ दे रहा होता है? क्या वहाँ पे जो है वो इन्फ्लेशन रेट है? ये सारी बातों का जवाब तो आप दे नहीं रहे हो, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ बताते चले जा रहे हो किस तरह अप्लाई करना है, क्या करना है। मुझे बड़ा फ़ील हुआ कि वाक़ई मैंने अपनी वीडियोज़ के अंदर ये बातें नहीं बताई, तो आज मैं ख़ासकर पूरी वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर ये सारे के सारे सवाल के आपको जवाब दे रहा हूँगा, जो मैंने वीडियो के शुरू में हाइलाइट किए हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि मैं हमेशा प्रेज़ेंटेशन के बुनियाद के ऊपर आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो और बदले में आप लोगों से सिर्फ़ एक चीज़ माँगता हूँ और वो ये है कि वीडियो को शुरू में ही लाइक करके सब्सक्राइब के बटन को दबा दिया करो। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस चैनल के ऊपर इस वक़्त अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन स्टिल जितने भी हैं कम हैं, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। कोशिश करता हूँ रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई ऐसा टॉपिक सर्च करके आप लोगों के लिए लेके आऊँ जिससे आप लोगों को आसानी हो रही हो। लक्ज़मबर्ग के बारे में एक और आप लोगों को अच्छी खबर दे दूँ दोस्तों कि इस वक़्त सितंबर के महीने में मैं 10 और केसेस कैरियर असिस्टेंस के ले रहा हूँगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ज़मबर्ग का कैरियर असिस्टेंस पैकेज अवेल कर सकें, तो नीचे 033335998811 के ऊपर हमसे कॉन्टैक्ट कर लें और हमारी टीम आपको मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करा देगी और हम एक वन टू वन बात करके देखेंगे कि आपकी फील्ड के अंदर कितने परसेंट चांसेस हैं लक्ज़मबर्ग या फिर न्यूज़ीलैंड के अंदर जॉब मिलने के। आइए दोस्तों वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेके चलता हूँ आपको प्रेज़ेंटेशन की तरफ जहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत अच्छे अंदाज़ में एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा जी। वर्किंग इन लग्जमबर्ग 2025 रिक्वायरमेंट पे टैक्सेस एंड बेनिफिट। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई कौन लोग हैं जो कि लग्जमबर्ग में जॉब कर सकते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे पास आ रहे होते हैं, भाई मेरी उम्र 45 साल है, मेरी उम्र 50 साल है, कोई बोलता है मेरी उम्र 60 साल है, क्या मैं लग्जमबर्ग के अंदर जॉब कर सकता हूँ? देखिए मिनिमम की जो एज है ना वो है 18 साल। 18 साल से अगर आप कम के हैं तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 18 से लेके आप 70 तक भी हैं तब भी आपके लिए पॉसिबल है। लेकिन एक बात, एक हकीकत आपको दिमाग में यहाँ रखनी पड़ेगी, कभी भी मैं कोशिश करता हूँ किसी को झूठे सपने ना दिखाऊँ। अगर आपकी उम्र 50 से ऊपर बढ़ती चली जा रही है दोस्तों, तो ज़ाहिर-सी बात है, थोड़े से चांसेज़ आपके एज़ कम्पेयर्ड उस बंदे के कम होंगे, जिसकी उम्र इस वक़्त 30 से लेके 40 के बीच में है या 45 के बीच में है। आप खुद भी अगर एक एम्प्लॉयर होंगे और सोचिए अगर आपके सामने 4 सीवीज़ आ रही हैं, जिसमें से 1 बंदा जो है वो 60 साल का है और 3 बंदे जो हैं वो 35 से 40 और 45 के बीच में हैं, तो आप प्रायोरिटी दे रहे होंगे यार ये यंग बंदा है इसको हायर किया जाए। तो लेकिन एक और बात है, अगर आप 60 के हैं लेकिन आपका एक्सपीरियंस ऐसा है जो उन 35 साल के लड़कों को मात दे देता है, तो आपको सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है जी। आगे चलते हैं, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। क्या एक्सपीरियंस है और क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है इसके अंदर? देखिए जो रेगुलर जॉब्स होती है ना जो कि एम्प्लॉयर ने की हैं, उसके लिए तो वो एक कलेक्टिव आपके साथ एग्रीमेंट कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे 2 तरह की जॉब्स आ जाती हैं। एक आती है स्किल्ड वर्कर पे और एक आती है अनस्किल्ड वर्कर के ऊपर, जो कि ईयू ब्लू कार्ड के अंदर फॉल कर रही होती है। अब जो स्किल्ड वर्कर होती हैं उसकी पे जो है ना एज कंपेयर्ड ज्यादा होती है जो कि अनस्किल्ड के ऊपर होती है। अनस्किल्ड जॉब और स्किल्ड जॉब के अंदर डिफरेंस मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। मिसाल है आप कोई इंजीनियरिंग के खास सेक्टर के अंदर जॉब करने जा रहे हैं, मिसाल है आप कोई हेल्थ केयर के खास प्रोफेशन के अंदर जॉब करने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, टेक्नीशियन हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, जिससे आपके पास एक स्किल आ गई है जो कि आप अपने डिप्लोमा से, डिग्री से, इंजीनियरिंग डिग्री से वेरीफाई करवा के आप साबित कर सकते हैं कि भाई मेरे पास ये स्किल है, तो आपकी तनख्वाह भी ज्यादा होगी और आपके बेनिफिट्स भी ज्यादा होंगे। उसके अलावा जो लोग अनस्किल्ड के अंदर जा रहे होते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन वर्कर हैं, उसके अलावा स्टोर वर्कर हैं, वेयर हाउस वर्कर्स हैं, उन तमाम लोगों को भी जॉब मिलती है, लेकिन उनकी सैलरी कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम हो रही होती है। ठीक है जी। अब कम से कम ईयू ब्लू कार्ड के लिए आपको 5 साल का हाई लेवल रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, प्लस मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड। अब ये मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड क्या होता है वो मैं आपको आगे वीडियो में चल के समझाऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लो कि भाई 5 साल का एक्सपीरियंस तो आपको होना ही चाहिए अगर आप बाहर के लिए कहीं पे जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब अगर 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो पहले उस एक्सपीरियंस को पूरा करें। दोस्तों मैंने आपको कहा था वीडियो के अंदर सारी चीजें वो बताऊंगा जो आपके काम आने वाली चीजें, और घबराए नहीं, जो बातों की हम डिस्कशन करेंगे वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इंशाल्लाह, तो आप चाहें तो अपने पास उस इन्फॉर्मेशन को सेव भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, लैंग्वेज एक्सपेक्टेशन। अब लग्जमबर्ग के अंदर जो लैंग्वेज यूज हो रही होती है दोस्तों, वो फ्रेंच मेनली हो रही होती है, उसके बाद जर्मन हो रही होती है, लेकिन मोस्टली
आईटी स्ट्रक्चर के अंदर, उसके अलावा जो है वो दूसरे कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर वहाँ पर ज़्यादा जो लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है, वो इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ हो रही होती है। तो अगर आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज का साथ-साथ एक्सपीरियंस है, फ्रेंच लैंग्वेज जैसे मिसाल है आइल्स जो होता है वो इंग्लिश को दिखाने के लिए होता है। इसी तरह से फ्रेंच के भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। कराची के अंदर फ्रेंच के बाकायदा इंस्टीट्यूट्स हैं, लाहौर और इस्लामाबाद में भी आपको मिल जाएँगे। तो आप फ्रेंच सीखना शुरू करें। फ्रेंच लैंग्वेज का बहुत स्कोप है। खाली लक्ज़मबर्ग में नहीं, पूरे यूरोप में, इवन कनाडा के अंदर एक पूरा प्रॉपर जो एक इमिग्रेशन का स्ट्रक्चर है वो फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर है। तो लैंग्वेज कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी बल्कि फ़ायदा ही पहुँचा रही होगी। ठीक है दोस्तों? आगे चलते हैं फाइनेंशियल स्टेटस रिक्वायर्ड। अच्छा, अब देखें फाइनेंशियल स्टेटस रिक्वायर्ड क्या होता है। इसके लिए कहीं से भी आपको जॉब मिल रही होती है ना, सबसे पहले आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आता है। जो भी एम्प्लॉयर आपको सेलेक्ट कर रहा होता है वो आपको एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे रहा होता है, प्लस एम्प्लॉयर जो है वो स्टेप्स पूरे कर रहा होता है एडम के। अब एडम क्या है? एडम है नेशनल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, जो कि लग्जमबर्ग की है, जो कि ये वेरीफाई कर रही होती है कि कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड है, जॉब जो है वो सैलरी थ्रेशोल्ड, कितनी सैलरी मिनिमम होनी चाहिए इस जॉब के लिए, वो ये सैलरी ऑफर कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को या नहीं कर रहे हैं। अब अलग से कोई सेपरेट बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखानी होती पाकिस्तान से आपको। ये सवाल बहुत सारे लोग करते हैं, मैं बड़ा कैटेगोरिकली बता रहा हूं आपको कि अलग से कोई बैंक स्टेटमेंट दिखाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारी चीजें आपका एम्प्लॉयर दिखा रहा होता है आपको। अब फैमिली रीयूनिफिकेशन मतलब कि फैमिली को अपने पास बुलाने के लिए जरूरी ये होता है कि स्पॉन्सर ये शो करे कि आपकी एक रेगुलर आपके पास जो है ना वो मिनिमम वेज भी आ रही है, प्रॉपर तनख्वाह आ रही है, और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रॉपर है, प्लस आपके पास वो घर है जिसमें आप अपनी फैमिली को रख सकते हैं। वो उसका वो लेटर देता है तो आप फिर उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब ईयू ब्लू कार्ड आपको सिर्फ तब मिलता है जब आप ये बता सकें कि हाँ भाई मेरे पास मिनिमम सैलरी जो है वो इसकी रिक्वायर पूरी हो रही है। स्लाइड 6 के ऊपर जब मैं आपको लेके जाऊंगा तो मैं आपको मजीद इसके बारे में समझाऊंगा। अब रिलोकेशन की बजट टिप, लोग पूछते हैं भाई ये तो बताओ वहां पे जॉब मिल गई है, जाने से पहले क्या करना चाहिए। मैं हमेशा ये बोलता हूँ लोगों को कि देखो कम से कम आपके पास 2 से 3 महीने का रहने का, खाने का, पीने का खर्चा जरूर होना चाहिए ताकि आप वहां पे गुजारा कर सको। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं ये समझता हूँ कि 1 महीने का गुजारा कम से कम भी 1500 यूरो बनता है, तो 3 महीने का खर्चा तकरीबन आपका 4500 यूरो बनता है। और 4500 यूरो को अगर मैं पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करूं तो 15 से 16 लाख रुपए बन जाते हैं आपके। ठीक है। अच्छा, अब ये क्यों आपके लिए जरूरी है? देखो ये पैसा ऐसा है जो आप अपने साथ लेके जा रहे होगे, ये खर्च नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर अल्लाह ना करे कोई बुरा वक्त आ जाए आपके ऊपर तो आप उस पैसे से अपने आप को सेव कर सकते हैं, वरना आपको पाकिस्तान से पैसे मंगाने पड़ेंगे जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हायरिंग के स्टेप्स क्या हैं दोस्तों, वो भी बता देता हूं आपको। सबसे पहले आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो डिक्लेयर करता है वैकेंसी को एडम के साथ, मतलब कि वो वहां पर नेशनल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को ये बताता है कि हाँ मेरे पास ये एक वैकेंसी है, और वो वैकेंसी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर भी आ रही होती है। अच्छा, अब अगर वो वैकेंसी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर आ रही होती है और आप उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद आपका एम्प्लॉयर जो होता है वो आपका टेम्पररी ऑथराइजेशन टू स्टे फ्रॉम अब्रॉड, मतलब कि आपका टेम्पररी वीजा एक अप्लाई कर रहा होता है। जब एक दफा वो आ जाता है आपके पास तो फिर आप उसके बिहाफ पे वीजा अपना ऑप्शन वीजा डी अप्लाई कर रहे होते हैं। अब जब आप यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो आप जो है वो डिक्लेयर करते हैं अपना मेडिकल चेक, ताकि आपको मिल सके यहाँ पे एक टीआरसी, मतलब टेम्पररी रेजिडेंस परमिट, जिसके बिहाफ पे आप यहाँ पे रह सकते होंगे। ठीक है दोस्तों, मजीद आगे चलते हैं 6 के ऊपर, जिसमें लोगों ने हमसे पूछा कि भाई कितनी यहाँ पे सैलरी होनी चाहिए। ठीक है। अब मैंने आपको सैलरी बता दी कि भाई अगर आप एक जॉब कर रहे हैं जिसमें अनस्किल्ड जॉब है, तो कम से कम जो आप 40 घंटे पर वीक के हिसाब से काम करेंगे तो 2700 यूरो आपकी सैलरी बन रही होगी। और अगर आप स्किल्ड जॉब कर रहे होंगे तो तकरीबन 3244 यूरो आपकी पर मंथ सैलरी बन रही होगी। लेकिन यहाँ पे रुकिएगा, ठहरिएगा, क्योंकि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इस पे टैक्स भी कटेगा, और टैक्स कटने के बाद हाथ में कितना आएगा वो जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब लोग पूछते हैं कि भाई टिपिकल इंटरव्यू के क्वेश्चंस क्या होते हैं जो एम्प्लॉयर जो है वो लग्जमबर्ग में पूछता है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है, वॉक मी थ्रू योर लास्ट रोल एंड योर अचीवमेंट्स, के मतलब आपने अपनी पिछली जॉब के अंदर क्या तीर मारा है भाई, क्या ऐसा काम किया है जो आपको लगता है कि मुझे स्टैंड आउट करता है बाकी लोगों से। दूसरा, विच लैंग्वेजेस डू यू वर्क इन डे टू डे, कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसके ऊपर आप डे टू डे कम्युनिकेशन, रोजमर्रा की गुफ्तगू कर रहे होते हैं, उसके बारे में भी पूछा जाता है। वाई लग्जमबर्ग, वाई दिस कंपनी, क्यों लग्जमबर्ग आना चाहते हो भाई, क्यों इस कंपनी में आना चाहते हो। उसके लिए आपको इंटरव्यू से पहले उस कंपनी के बारे में खास कर रिसर्च करनी होगी
ताकि आप बता सकें कि मैं इस कंपनी में क्यों आना चाहता हूँ। लक्ज़मबर्ग के बारे में रिसर्च करनी होगी कि मैं लक्ज़मबर्ग क्यों आना चाहता हूँ। ये बात आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमसे जो भी करियर असिस्टेंट से काम करा रहे होते हैं, हम उनको इसकी प्रिपरेशन कराते हैं। टूल्स, टेक, स्टैक, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स यू यूज़। हर इंडस्ट्री के अंदर जिस जॉब में आप जाते हैं, कुछ स्टैंडर्ड यूज़ हो रहे होते हैं काम करने के हिसाब से। तो वो पूछते हैं भाई कि आपकी पुरानी जॉब में आपने कौन-कौन से स्टैंडर्ड्स पे काम किया? तो मिसाल है अगर आप आईएसओ पे काम कर रहे हैं तो आप बताओगे भाई आईएसओ 9001 पे काम किया है, आईएसओ 27001 पे काम किया है, ये मैंने काम किए हैं। वो सारी चीज़ें आपसे वो पूछ रहे होते हैं। सैलरी एक्सपेक्टेशन एंड नोटिस पीरियड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस जॉब पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, क्या वो स्किल्ड में आ रही है या अनस्किल्ड में आ रही है? और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी बता रहे हो तो। और नोटिस पीरियड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको पता करना होता है कि ये बंदे को अगर हम आज हायर करते हैं, तो कितने दिन में ये हमारे पास पहुँच जाएगा। ठीक है जी? एनी राइट टू वर्क, रिलोकेशन, टाइमलाइन, कंस्ट्रेंट। किसी भी तरह का कोई मसला आपके साथ आ रहा है यहाँ पे आने से, तो वो भी आप हमें बताएँ प्लीज़, पहले हमें पता होना चाहिए। एंड हाउ डू यू कोलैबोरेट इन मल्टीलिंगुअल टीम्स? किस तरह से आप हमारी कंपनी में आके जिसमें बहुत सारी ज़बानें बोलने वाले जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, उनके साथ आप कैसे यहाँ पे अलाइन होके काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस हमारी टीम आपको करा रही होती है, ठीक है? आगे चलते हैं। अब बात आ जाती है टैक्सेस यू विल पे। ठीक है? अब टैक्सेस कैसे आप पे कर रहे होते हैं? तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि अनस्किल्ड वर्कर जो है ना, उसकी साल की तनख्वाह बनती है 32,445 पर ईयर, मतलब 12 महीने की तनख्वाह है ये। अब उसमें से जो पहली 13,230 यूरो की सैलरी है, उस पे कोई टैक्स नहीं है, वो माफ है आपका। ठीक है? दूसरी जो सैलरी उसके ऊपर बनेगी 32,000 तक की, उसके ऊपर बनेगा 8 से 20% का टैक्स। सही है? तो इनकम टैक्स आपका पूरे साल का कितना बन गया? तकरीबन ये आपका 2800 के हिसाब से आपका इनकम टैक्स बन गया। सॉलिडेरिटी टैक्स भी आप एक अलग से इसमें दे रहे होते हैं जो कि 7% है, जो कि तकरीबन 200 यूरो बन रहा होता है। तो 3000 आपका इनकम टैक्स हो गया साल का। तो सोशल सिक्योरिटी अगर मैं लगाऊं तो वो तकरीबन 3500 आप साल का दे रहे होते हैं। तो जो घर आप पैसा लेके जाते हैं वो तकरीबन 25,900 पर ईयर की सैलरी बनती है, जो कि 2160 पर मंथ के हिसाब से आपकी तनख्वाह बनती है। तो ये बात दिमाग में रखें कि भाई ऐसा नहीं है कि 3000 तनख्वाह लिखी और 3000 पूरे घर ले जाओगे, नहीं, उसमें से टैक्स कटने के बाद 2160 यूरो आप घर लेके जा रहे होगे। अगर मैं वही बात स्किल्ड वर्कर की करूं आपके साथ, तो स्किल्ड वर्कर की सैलरी टेक होम तकरीबन 2490 यूरो पर मंथ के हिसाब से बन रही होती है। ठीक है दोस्तों? एनुअल लीव की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एनुअल लीव जो है वो इस वक्त तकरीबन 26 एनुअल लीव आपको मिलती है, जिसमें 11 पब्लिक हॉलिडे भी आते हैं। ऐसे वही वाली बात है, लामा इकबाल हॉलिडे और ये दो इस तरह से। पेरेंटल लीव का यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप जो है आप पे घर में कोई औलाद होती है, तो आपको भी छुट्टी मिलेगी। आपकी वाइफ जॉब कर रही है तो उनको भी छुट्टी मिल रही होगी। उसके बाद जो है यहाँ पे मील वाउचर्स मिल रहे होते हैं, उसके अलावा भी बढ़ रही होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं, वो यहाँ लक्ज़मबर्ग के अंदर पॉसिबल हो रही होती हैं। अच्छा जी, मैं चार्ज से भी लगा दूँ साथ-साथ लैपटॉप, क्योंकि ऑलमोस्ट बैटरी जा चुकी है। आज की वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है। अच्छा, मील वाउचर्स मिल रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा 13 महीने का बोनस भी मिल रहा होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा होता है। उसके अलावा ट्रेनिंग बजट मिलता है, पेंशन नहीं भी देंगे। प्रिकॉशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। सबसे पहली बात, कभी भी किसी को पे मत करो। कोई ये बोल रहा है कि मैं जॉब वीजा आपको दूंगा, मेरे पास जॉब है तो मुझे पे कर दो, कभी भी मत करो। कॉन्ट्रैक्ट शुड स्टेट ग्रॉस सैलरी, आवर्स, नोटिस, प्रोबेशन, बेनिफिट। आपके कॉन्ट्रैक्ट पे जरूर देख लो कि सारी की सारी सैलरी, वर्किंग आवर, नोटिस पीरियड और आपके बेनिफिट लिखे हुए होने चाहिए। ये भी जरूर चेक कर लो कि जॉब टाइटल जो आपको मिल रहा है, वो जॉब टाइटल स्किल्ड वर्कर का आ रहा है या वो जॉब टाइटल अनस्किल्ड का आ रहा है। रेगुलेटेड प्रोफेशन, जो लोग रेगुलेटेड प्रोफेशन के अंदर है, जैसे हेल्थ केयर के अंदर है, इंजीनियरिंग के अंदर है, उनको अपनी डिग्री भी वेरीफाई करवानी होती है, वो फिर वो वक्त से करा लें। पेपर वर्क टाइमिंग, खासकर अगर आपकी कोई रजिस्ट्रेशन है, वो जैसे मेडिकल की रजिस्ट्रेशन करनी है, इंजीनियरिंग की रजिस्ट्रेशन करनी है, तो वो वक्त से कर लो, ऐसा ना हो कि आपका काम निकल जाए। हाउसिंग, कंपैरेटिव मार्केटिंग, प्रीपेड डॉक्यूमेंट, फंड्स फॉर डिपॉजिट और एजेंसी फी। हाउसिंग का क्राइसिस पूरी दुनिया में है, तो अपने पास डिपॉजिट रेडी रखो, ताकि अगर जॉब फाइनल हो तो फौरन हाउसिंग एजेंसी को पैसा दो और अपना घर डन करो। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने कोशिश करके आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। अगर आपने ईमानदारी से वीडियो एंड तक देखी होगी, तो मैं गारंटी देता हूँ
लक्ज़मबर्ग की जॉब के हवाले से आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।